नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दिन में 11 बजे लोकसभा में 2021 और 22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष जनवरी में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, सरकार कृषि के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया, नए कृषि कानूनों से मौजूदा एमएसपी और मंडियों पर असर नहीं पड़ेगा। मुंबई में लोकल ट्रेन आज से फिर सबके लिए उपलब्ध होंगी। म्यांमार के नेता आंग सान सू की और सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को आज तड़के हिरासत में ले लिया गया। और तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली 2020 क्रिकेट ट्रॉफी जीती। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2021 और 22 का आम बजट प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा और इसे मोबाइल ऐप यूनियन बजट के माध्यम से देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला यह तीसरा बजट होगा। साथ ही यह कोविड महामारी के चरण के बाद का पहला बजट है। देश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कागज रहित अर्थात पेपरलेस बजट पेश होगा। वित्त मंत्री द्वारा यूनियन बजट मोबाइल ऐप के नाम से एक ऐप भी जारी किया गया है ताकि सांसदों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से प्राप्त हो सके। इस मोबाइल ऐप के जरिए वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी कहा जाता है, अनुदान मांग और वित्त विधेयक सहित केंद्रीय बजट के 14 दस्तावेजों की जानकारी मिल सकेगी। इस ऐप में डाउनलोड, प्रिंट, जूम, सर्च और एक्सटर्नल लिंक जैसी कई सुविधाएं हैं। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। बजट दस्तावेज वित्त मंत्री के बजट भाषण पूरा होने के बाद मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगा। वहीं बजट से पहले वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक भी की गई। इन हितधारक समूह में वित्तीय एवं पूंजी बाजार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल एवं स्वच्छता, ट्रेड यूनियन तथा श्रम संगठन, उद्योग, सेवाएं तथा व्यापार, कृषि उद्योग, बुनियादी ढांचा और अर्थशास्त्री शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ भी बैठक की गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष 2021-22 के आम बजट पर पूरे दिन विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इसमें बजट का विश्लेषण, विशेष बजट बुलेटिन और लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण सोमवार 1 फरवरी को सुबह 10:20 से रात 10 बजे तक आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शुक्रवार को संसद में वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 11% वृद्धि का अनुमान लगाया गया और ये वृद्धि 15.4% जा सकती है, जो आजादी के बाद सबसे अधिक होगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश के बुनियादी आर्थिक तत्व अब भी मजबूत हैं, क्योंकि लॉकडाउन को क्रमिक रूप से हटाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन के जरिए दी जा रही आवश्यक सहायता के बल पर अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती के साथ बेहतरी के मार्ग पर अग्रसर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 100 साल में एक बार भारी कहर ढाने वाले गंभीर संकट से निपटने के लिए भारत ने अत्यंत परिपक्वता दिखाते हुए जो नीतिगत कदम उठाए हैं, उससे विभिन्न देशों को अनेक महत्वपूर्ण सबक मिले हैं, जिससे वे अदूरदर्शी नीतियां बनाने से बच सकते हैं। भारत ने नियंत्रण, राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों की 4 स्तंभों वाली अनूठी रणनीति बनाई। देश में
उभरते आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित ढंग से राजकोषीय और मौद्रिक सहायता दी गई। इसके साथ ही इस दौरान क्रमिक रूप से अनलॉक करते समय संबंधित सरकारी उपायों के राजकोषीय प्रभावों और कर्ज की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए लोगों को आवश्यक सहायता दी गई और इसके साथ ही विभिन्न वस्तुओं के उपभोग और निवेश को बढ़ावा मिला। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में इस वर्ष जनवरी में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जनवरी में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,19,847 करोड़ रुपए रहा, जिसमें केंद्रीय जीएसटी 21,923 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी 29,014 करोड़ रुपए तथा समेकित जीएसटी 60,288 करोड़ रुपए है, जिसमें वस्तुओं के आयात पर एकत्र 27,424 करोड़ रुपए शामिल हैं। दिसंबर के लिए 31 जनवरी 2021 तक 90 लाख जीएसटीआर 3B दाखिल की गई है। इस वर्ष जनवरी में पिछले साल जनवरी की तुलना में 8% अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ। जीएसटी लागू होने से अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह इस वर्ष जनवरी में हुआ। पिछले 4 महीने से मासिक जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। ये कोविड महामारी के बाद तीव्र आर्थिक सुधार का स्पष्ट संकेत है। आकाशवाणी से बातचीत में अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने बताया कि जीएसटी राजस्व संग्रह के आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। 1,19,000 करोड़ की हमारी जीएसटी की कलेक्शन रही है, जो पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा है। और देखा जाए तो पिछले महीने जो 1,15,000 करोड़ रही थी, जिन आंकड़ों पे कुछ प्रश्न चिन्ह भी लोग लगा रहे थे, तो उनके भी मुंह बंद हुए और अब हमारी इस महीने की कलेक्शन 1,19,000 करोड़ है। और जिस तरीके से हम इस वैश्विक मंदी से बाहर आ रहे हैं, इसको पूरा संसार, पूरा विश्व सराहना कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं सेंसेक्स जो है 50,000 के पार गया पहली बार और पिछले पूरे साल में 1,70,000 करोड़ की फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आई है। तो आज बजट है, तो उसके पूर्व संध्या पे जो कल ये आंकड़े आए हैं, ये बड़े ही प्रोत्साहन देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद भारत को ऐसी सांस्कृतिक चेतना के रूप में देखते थे जो सदियों से जीवंत बनी हुई है। वो देश को राजनीतिक या भौगोलिक इकाई से परे एक जागृत भारत बनाना चाहते थे। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत ही हर्ष का अवसर है। It is a matter of joy that we are celebrating the 125th anniversary of Prabhuddha Bharat. This is no ordinary journal. It was started by none other than Swami Vivekananda back in 1896. That too at the young age of 33. It is among the longest running English journals of the country. प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ने पत्रिका का नाम प्रबुद्ध भारत इसीलिए रखा था ताकि वो देश की आत्मा को अभिव्यक्त कर सके। स्वामी विवेकानंद के लिखे 2 पत्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि गरीबों को सशक्त बनने के तमाम अवसर मिले और साथ ही उनमें ऐसी समझ और दृष्टि विकसित की जाए ताकि वो अपनी बेहतरी का रास्ता खुद तलाश सकें। उन्होंने कहा कि आज का भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। जनधन योजना और जन सुरक्षा योजना के जरिए गरीबों तक बैंक और बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुविधाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़क, शिक्षा, बिजली और इंटरनेट सेवाएं देश के कोने कोने तक पहुंचाई गई हैं। इसने लोगों में नई आशाओं का संचार किया है जो देश को विकास के पथ पर ले जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों का निडर और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वो स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर चलकर देश दुनिया के लिए कुछ बड़ा काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये गर्व की बात है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा
कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने ऐसे संदेश दिए हैं जिनमें वैक्सीन के लिए भारत की प्रशंसा की जाती है। आपने भी देखा होगा, अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है, वो देखकर हर भारतीय को कितना अच्छा लगा। हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायण के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है, उनके मन पर गहरा प्रभाव है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में असाधारण कार्य कर रहे आम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जानें, परिवार में उनके बारे में चर्चा करें। देखिएगा सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखला जीतने की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और टीम भावना सबको प्रेरित करने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान की घटना से देशवासियों को बहुत दुख हुआ। 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत की उन 4 महिलाओं का उल्लेख किया जिन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की सीधी उड़ान की कमान संभाली। 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके ये फ्लाइट 225 से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आई। आपने इस बार 26 जनवरी की परेड में भी गौर किया होगा, जहां भारतीय वायुसेना की 2 वुमेन ऑफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है। क्षेत्र कोई भी हो, देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह हरियाणा की एक ग्राम पंचायत में गंदे पानी को फिल्टर कर सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इस पंचायत के क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या थी। इस वजह से गंदा पानी इधर उधर फैल रहा था, बीमारी फैलाता था। लेकिन बड़ौद के लोगों ने तय किया इस वाटर वेस्ट से भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ग्राम पंचायत ने पूरे गांव से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इकट्ठा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गांव के किसान खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी प्रदूषण, गंदगी और बीमारियों से छुटकारा भी और खेतों में सिंचाई भी। श्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में बनाए जा रहे कागज का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। अरुणाचल प्रदेश के इस पहाड़ी इलाके में सदियों से मोन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है। ये कागज यहाँ के स्थानीय शुगु शेंग नाम के एक पौधे की छाल से बनाते हैं। इसलिए इस कागज को बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है। इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। यानी ये कागज पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए भी। एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था, लेकिन जब आधुनिक तकनीक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानीय कला बंद होने की कगार पर पहुंच गई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दिन में 11 बजे लोकसभा में 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष जनवरी में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, सरकार कृषि के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया, नए कृषि कानूनों से मौजूदा एमएसपी और मंडियों पर असर नहीं पड़ेगा। मुंबई में लोकल ट्रेन आज से सबके लिए फिर उपलब्ध होंगी और म्यांमार की नेता आंग सान सू की
और सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को आज तड़के हिरासत में लिया गया और तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट ट्रॉफी जीती। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि नए कृषि कानूनों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था और मंडियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के अंतर्गत मंडियां अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी और सेवाओं तथा ढांचागत सुविधाओं के संदर्भ में कम लागत आएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के बयान पर श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को अपनी उपज किसी को भी और कहीं भी बेचने के अधिक अवसर मिलेंगे। उन्हें अपनी फसल की बेहतर कीमत भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि श्री पवार अनुभवी नेता हैं और ऐसा लगता है उन्हें तथ्यों की सही जानकारी नहीं है। श्री पवार ने कृषि कानूनों की आलोचना की थी। श्री तोमर ने आशा व्यक्त की कि जब भी पवार को सही बातों का पता चलेगा तो वो अपना दृष्टिकोण बदल देंगे और किसानों को इसके फायदे बताएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि श्री पवार बड़े राजनेता हैं और कृषि मंत्री रह चुके हैं। वो कृषि से संबंधित मुद्दों और उनके समाधान से पूरी तरह परिचित हैं और उन्होंने स्वयं ही पहले कृषि सुधार लाने की पूरी कोशिश की थी। छत्तीसगढ़ में कुल पंजीकृत किसानों में से 95% किसानों ने चालू खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हुई थी, जो 29 जनवरी तक चली। इस दौरान 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया। इस वर्ष 21,52,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था, जिनमें से 20,53,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। राज्य सरकार के अनुसार इस वर्ष धान खरीदी ने पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गौरतलब है कि धान छत्तीसगढ़ के मुख्य फसलों में से एक है और छत्तीसगढ़ को इस वजह से धान का कटोरा भी कहा जाता है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 1,12,09,83 करोड़ रुपए से अधिक की धान खरीद से लगभग 87,20,000 किसानों को फायदा हुआ है। यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए मुंबई में स्थानीय ट्रेन सेवाएं आम जनता के लिए 10 महीने से अधिक अंतराल के बाद आज से फिर शुरू हो गई हैं। मुंबई और उपनगरीय इलाकों में लाखों लोगों की जीवन रेखा मानी जाने वाली स्थानीय ट्रेन सेवाओं को मार्च 2020 में कोरोना वायरस उभरने के बाद रोक दिया गया था। स्थानीय ट्रेन 3 चरणों में उपलब्ध होंगी। पहला चरण सुबह 7 बजे शुरू होगा, दूसरा दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक और तीसरा रात 9 बजे से दिन समाप्त होने तक चलेगा। ये समय सारणी कोविड महामारी के दौरान लोगों की भीड़भाड़ से बचने के लिए जारी की गई है। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए 8 फरवरी से 6 और 8 की कक्षाओं के लिए स्कूल फिर खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल शाम हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। एक रिपोर्ट। 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए 50% विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा। स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए भी 8 फरवरी से कॉलेज खुल सकेंगे। सभी सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल भी खोले जाएंगे। इसके लिए जल्द ही तारीख तय की जाएगी। इसके अलावा सामाजिक व अन्य आयोजनों के लिए अब 200 लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 98.42% हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्र सरकार ने आज से अपनी पूरी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमा हॉल और थिएटरों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर कल नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की। निर्णय की घोषणा करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा, अब सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
मानक संचालन प्रक्रिया SOP में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में फिल्म प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की वास्तविक गतिविधियों की जानकारी देने के लिए अनूठा डिजिटल मंच कोविन विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि टीका सही समय पर सही लोगों को दिया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 से लड़ाई में भारत की सफलता विषय पर आयोजित भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टरों के संघ के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही कोविड-19 के अग्रिम पंक्ति योद्धाओं का टीकाकरण शुरू करेगा। गुजरात में अग्रिम पंक्ति के 71,534 कोरोना योद्धाओं को टीके लगाए गए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुजरात में अब तक 3,17,464 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने खबर दी है कि टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले दिन ज्यादातर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को टीके लगाए गए। गुजरात में टीकाकरण के दूसरे चरण के आज पहले दिन राज्य के अधिकतर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों ने कोविड-19 के टीके लगवाए। इन अधिकारियों ने आम लोगों में वैक्सीन के बारे में गलत धारणाएं दूर करने के लिए मीडिया के सामने टीके लगवाए। इस बीच गुजरात में आज कोविड-19 से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। राज्य में पिछले 9 महीने के अंतराल के बाद यह पहली बार हुआ है कि कोविड महामारी से एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 316 नए मामले सामने आए, जबकि 335 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97% हो चुकी है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,450 हो गई है, जिसमें से 33 मरीज वेंटिलेटर पर है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में अब तक 1,45,239 लोगों को कोविड टीका लगाया गया है। राज्य के किसी भी हिस्से से दवा के दुष्प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 10 फरवरी तक टीकाकरण के पहले चरण को पूरा करने के लिए लाभार्थियों और सत्र स्थलों की संख्या में वृद्धि की गई है। 4,64,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रणी पंक्ति के योद्धाओं ने पहले दौर में टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। इस बीच बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.95% हो गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज राजधानी के INA में दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय समारोह आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव 15 फरवरी तक चलेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान और वाणिज्य को प्रदर्शित करने वाले इस वार्षिक आदि महोत्सव की शुरुआत 2017 में की गई थी। महोत्सव का आयोजन एक ही स्थान पर देश के जनजातीय समुदायों की समृद्ध शिल्पगत विविधता, संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास है। महोत्सव में जनजातीय औषधियां और लोक कलाकृतियां भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। इस दौरान जनजातीय व्यंजन उपलब्ध होंगे और लोक नृत्यों तथा कलाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा। देश के 20 से भी अधिक राज्यों के लगभग 1,000 जनजातीय कारीगरों, कलाकारों और शेफ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने अथक उत्कृष्ट प्रयासों के माध्यम से स्वयं को ऐसे विश्वसनीय बल के तौर पर स्थापित किया है जो तटों की सुरक्षा, मछुआरा समुदाय और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर असर डालने वाली परिस्थितियों से तत्परता से निपटता है। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन ने सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने की दिशा में तटरक्षक बल की प्रतिबद्धता दोहराई। On the occasion of Indian Coast Guard's 45th Racing Day, I take this opportunity to reaffirm our steadfast commitment to the nation for ensuring safe, secure and clean seas in our areas of responsibility. The Coast Guard Day is celebrated on 1st February every year. म्यांमार की नेता आंग सांग सू की और सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को आज तड़के हिरासत में ले लिया गया। असैनिक सरकार और सेना के बीच बढ़ते तनाव के चलते ये कार्रवाई हुई है। म्यांमार में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसे सेना ने फर्जी बताया है और इसके बाद सैनिक विद्रोह की आशंकाएं बढ़ गई हैं। सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के प्रवक्ता म्यो युंत ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि आंग सांग सू की, राष्ट्रपति विन मिंट और अन्य कई नेताओं को आज तड़के हिरासत में ले लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी को केंद्र सरकार के पर्यटन संवर्धन और आध्यात्मिक प्रसार अभियान योजना के अंतर्गत दूसरी क्रूज बोट दी गई है।
2 तल की एक क्रूज बोट गंगा नदी में चलेगी और पर्यटकों को काशी से 84 घाटों को देखने का मौका मिलेगा। रविदास घाट पर इस क्रूज बोट को राज्य के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी को सौंपा गया। श्री तिवारी ने कहा कि इससे वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिस अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की लहरों के बीच से काशी के घाटों की छटा को देव दीपावली के मौके पर निहारा था, उस क्रूज को एक और साथी मिल गया है। यूपी टूरिज्म फेरी नाम का ये नया क्रूज गोवा से कोलकाता, ओडिशा, पटना और गाजीपुर होते हुए 2 महीने से ज्यादा के लंबे सफर के बाद जल मार्ग से काशी पहुंचा और इसकी एक झलक पाने के लिए रामनगर टर्मिनल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस क्रूज में 100 लोगों के नीचे और ऊपरी मंजिल पर बैठने का इंतजाम है और इसका परिचालन राजघाट से 80 घाट के बीच होगा। क्रूज की ऊपरी मंजिल खुली होगी, जिस पर खड़े होकर काशी के घाटों की अद्भुत छटा को पर्यटक निहार सकेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली 2020 क्रिकेट ट्रॉफी जीत ली है। कल अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में तमिलनाडु ने 18 ओवर और 3 विकेट पर ही जीत हासिल कर ली। सलामी बल्लेबाज सी हरिनिशांत ने 35 और बी अपराजित ने नाबाद 29 रन की पारी खेली। कप्तान दिनेश कार्तिक ने 22 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पहले बड़ौदा ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर मात्र 120 रन बनाए। तमिलनाडु ने दूसरी बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। लवलीन, वर्ष 2021-22 के आम बजट आज पेश होने की खबरें सभी अखबारों में है। जनसत्ता लिखता है राहत की उम्मीदों पर टिकी निगाह। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अर्थव्यवस्था को गति की आस। दैनिक जागरण को लगता है लंबे समय तक तेज विकास की जमीन तैयार करेगा बजट। जहां अमर उजाला लिखता है कोरोना संक्रमित अर्थव्यवस्था के लिए आज आर्थिक वैक्सीन, वहीं राजस्थान पत्रिका का कहना है बजट देगा इकोनॉमी को बूस्टर डोज। पत्र आगे लिखता है यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे घोषणाएं। आर्थिक गतिविधियों में तेज सुधार के साथ जनवरी में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1,20,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। दैनिक जागरण में प्रमुखता से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल आकाशवाणी से मन की बात को भी अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से दिया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है लाल किले पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नवभारत टाइम्स कहता है पीएम बोले सेना और पुलिस से लेकर अंतरिक्ष में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी। हिंदुस्तान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान को प्रमुखता से दिया है कि भारत ने कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ी। दैनिक भास्कर की खबर है ओटीटी प्लेटफॉर्म के शो को कानून के दायरे में लाएगी सरकार। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा जल्द जारी करेंगे दिशा निर्देश। सर्दी का सितम शीर्षक से दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सर्द हवाएं। श्रीनगर में तापमान 0 से 8.5 डिग्री से ज्यादा लुढ़का, टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। माघ मेला उत्सव प्रयागराज में संगम किनारे बस गया, तंबुओं का शहर। इस खबर को राजस्थान पत्रिका ने सचित्र देते हुए लिखा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए तैयार है टेंट सिटी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दिन में 11 बजे लोकसभा में 2021 और 22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष जनवरी में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा सरकार कृषि के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया नए कृषि कानूनों से मौजूदा एमएसपी और मंडियों पर असर नहीं पड़ेगा। मुंबई में लोकल ट्रेन आज से सबके लिए फिर शुरू हुई। म्यांमार की नेता आंग सान सू की और सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को आज तड़के हिरासत में लिया गया। और तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली 2020 क्रिकेट ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।